हेलो एवरीवन, मैं राज भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आया वो लेके आया हूँ उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में वो होंगे केमिस्ट्री से। ठीक है, तो केमिस्ट्री का जो हमारा 4th चैप्टर है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, वो क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिलेंगे। ठीक है, इससे पहले वाली 3 वीडियोज़ आपकी बन चुकी है, आप वहाँ से देख सकते हो जो भी उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, है ना। वो आप पिछली वीडियो जो मैंने 3 वीडियो बना दी हैं इससे पहले वाले के 3 चैप्टर के वो मैंने बना दिए हैं। ठीक है, तो आप उनको देख सकते हो। यही क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, अगर आपका पैटर्न अगर चेंज भी हुआ है तो इन्हीं से ही क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, बस ये है कि वो एसेट्स एंड रीजन की फॉर्म में बन सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की फॉर्म में बन सकते हैं, पैसेज की फॉर्म में बन सकते हैं। ठीक है, तो मगर बनेंगे इनसे ही आपके क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि सिलेबस तो वही है ना आपका, तो इसलिए आप पहले इनकी तैयारी कीजिएगा। ठीक है, ऐसे इसको पढ़िए, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको करिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं किस तरीके से पैटर्न बनता है। ठीक, उसी हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा इसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये वीडियो जो होगी हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही होगी। ठीक है, जो है दोनों तरह के बच्चे जो हैं इस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका सिलेबस है, ये पूरा आपका डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक का सिलेबस है। ठीक है, अब एक चीज़ और है, इससे पहले जो था आपका, इससे पहले ना आपका पी ब्लॉक भी होता था। ठीक है, तो पी ब्लॉक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब क्या है, पी ब्लॉक कट गया तो डी ब्लॉक रह गया और एफ ब्लॉक रह गया। तो अब इनसे क्वेश्चन पूछने की जो प्रोबेबिलिटी वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, यानी इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, तो ये ध्यान रखना। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जैसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, ये देखो, ये इसी पिछली बार का पेपर है ये आपका, मतलब ये क्वेश्चन जो है पिछली बार आया था। ठीक है, 2024 में। तो देखो यहाँ पे पिछली बार मतलब इसी जो आपसे पहले वाले बैच रहा होगा। ठीक है, 2024 वाला बैच। तो देखो यहाँ पे एसेट्स एंड रीजन टाइप के क्वेश्चन आपके आने लग गया अब एग्जाम में। ठीक है, तो ये पिछली बार आया था। तो देखो किस तरीके से क्वेश्चन होता है, इसमें ऑप्शन दिए होते हैं ABCD, है ना। और यहाँ पे आपका एक असर्शन दिया होता है यानी अभिकथन दिया होता है, और एक रीज़न दिया होता है यानी कारण। ठीक है, आपको देखना है कि जो A है वो सही दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, पहली चीज़ देखनी है। फिर जो R दिया है वो भी सही है या नहीं है। ठीक है, पहला तो ये देखना है। और सही है तो क्या वो A का आंसर है, यानी जो A में क्वेश्चन पूछा है या जो A में दिया है उसका आंसर R के अंदर है, रीज़न उसी का है या नहीं है। ठीक है, तो ये चेक करना होता है इसमें। तो उसी हिसाब से फिर ऑप्शन को आप चेक करोगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, मतलब जो पहला क्वेश्चन है उसमें एसर्शन दे रखा है कि डी और एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो रंगीन होते हैं, यानी डी एंड एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो कलर्ड आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये पहली बात तो सही है, ये दोनों कलर्ड आयन प्रोड्यूस करते हैं। आपने पढ़ा होगा इसके अंदर कि डी और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो कलर शो करते हैं। ठीक है, सेकंड चीज़ आपको देखना है कि रीज़न जो है वो सही दिया है इसका, कि जो एक कलर आयन मिलते हैं आपको वो किस, जो ये रीज़न दिया उसी के कारण मिलते हैं नहीं मिलते, अनपेड इलेक्ट्रॉन जो इनके अंदर होते हैं उनके कारण मिलते हैं। तो ये भी सही बात बोल रहे हैं। ठीक है, यानी डी और एफ ब्लॉक में जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी ऑर्बिट में जैसे सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। ठीक है, तो इनकी वजह से ही यहाँ पे कलर्ड आयन होते हैं। अभी इसका जो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी ये याद रखना कि अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण ही यहाँ पे क्या होते हैं कलर्ड बनते हैं। तो यानी इसका A भी सही है और R भी सही है। तो आपको ऑप्शन के अंदर देखना है A और R दोनों सही है। ठीक है, यहाँ पे भी A और R दोनों सही है, मगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ, R जो है A की सही व्याख्या करता है। हाँ, रीजन जो दिया है वो सही दिया है, कारण जो है सही दिया है, और R A की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ये वाला तो गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, बाकी ये दोनों तो आपके रॉन्ग ही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है दोनों ही ऑप्शन सही है। तो यानी दोनों ही ऑप्शन सही हैं, तो इसका मतलब पहला वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है लेंथेनाइट संकुचन, यानी लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, और जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं फॉर्म करते हैं कलर्ड आयन, जो अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन था। ठीक है,
उसका वही क्वेश्चन अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, वहाँ पे एसर्शन रीजन में पूछा गया था, यहाँ पे क्या करना है, उसका आंसर लिखना। जो दोनों ऑप्शन थे ना ए और आर, वही दोनों आप इसमें लिख दोगे ना तो वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखेंगे हम इसमें क्या लिखना है। पहले देखते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो ये इसको देख लेना, ये ज़रूर आएगा आपका। ठीक है, बोल रहा हूँ ज़रूर तो ज़रूर आएगा। ठीक है, तो ये है आपका लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यानी लेंथेनाइड संकुचन जिसको बोलते हैं। ठीक, अब पहले आपको ये समझना आना चाहिए कि लेंथेनाइड यानी जो आपके एफ ब्लॉक होते हैं ना, एफ ब्लॉक के अंदर दो सीरीज होती है। ठीक, एक होती है लेंथेनाइड और एक होती है एक्टिनोइड। ठीक है, तो लेंथेनाइड के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, यानी लेंथेनाइड संकुचन बोलते हैं। और एक्टिनाइड के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन यानी एक्टिनोइड संकुचन बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों ही अलग अलग हैं मगर रीज़न दोनों का सेम ही है। ठीक, तो देखते हैं इसका रीज़न क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब एक तरीके से साइज का कम होना, साइज का कम होना, साइज का कम होना। जैसे एटम मान लो कोई इतना बड़ा है, अब उसका साइज क्या है, धीरे धीरे छोटा हो रहा है। ठीक है, इसको कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे यानी संकुचन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं उनमें क्या होता है, जैसे आप लेफ्ट से राइट की, मैं अभी तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ चलेंगे, लेफ़्ट से राइट की तरफ आपकी पीरियोडिक टेबल होती है ना, ऐसे आपने देखी होगी पीरियोडिक टेबल है, इस तरीके से पीरियोडिक टेबल होती है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में जब ये आपका लेफ़्ट हो गया राइट, तो जब आप लेफ़्ट से राइट की तरफ जाओगे ऐसे, ठीक है, तो क्या होगा, जो एटम का साइज होता है वो धीरे धीरे छोटा होता है। यानी यहाँ पे जो एटम होगा सबसे बड़ा होगा, फिर ये छोटा 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 इस तरीके से होते रहते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो जो एटम होता है, ठीक है, उसका साइज छोटा होता रहता है। तो इसी को हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब ये होता क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पे जो एटम होता है ना, क्योंकि हम देखो पीरियड में जा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे जो सेल होंगी बराबर होंगी सबकी। यानी इस पे भी अगर 2 सेल हैं तो बगल वाले में भी 2 सेल ही होंगी, अगले वाले में भी 2 सेल होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से होंगी, 2-2 सेल होंगी सब में, अगर दूसरी वाली आप दूसरे पीरियड में आप आज जा रहे हो। अब होता क्या है, जैसे जैसे आप यहाँ जाओगे तो यहाँ पे न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ता रहता है ना। इस वाले के न्यूक्लियस यानी नाभिक में जो चार्ज होगा, आवेश होगा, ज़्यादा होगा, मतलब कम होगा। फिर इस वाले में थोड़ा हॉट ज़्यादा होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हॉट ज़्यादा होगा, ठीक, यहाँ पे हॉट ज़्यादा होगा। तो न्यूक्लियस में चार्ज होने से क्या होता है, जो यहाँ पे बाहर में एक इलेक्ट्रॉन होगा ना, उस पे ये जो प्लस चार्ज होगा उसको अपनी ओर खींचने लग जाएगा। तो कौन सा वाला सबसे ज़्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन को? ये वाला, लास्ट वाला, क्योंकि इसके बीच में जो पॉजिटिव है वो सबसे ज़्यादा है ना, इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो सबसे ज़्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, तो यानी जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो क्या होगा, कौन से इलेक्ट्रॉन को खींचता है? ये आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन को, सबसे बाहर वाले सेल को, सेल के इलेक्ट्रॉन को। तो जब ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो इसका साइज क्या होगा? धीरे धीरे इसका साइज छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइज छोटा हो जाएगा इससे, क्योंकि सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज है, यानी पॉजिटिव चार्ज यानी न्यूक्लियस का जो चार्ज है, वो आउटर इलेक्ट्रॉन यानी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, क्योंकि प्लस ज़्यादा चार्ज हो गया यहाँ पर, तो ज़्यादा तेज़ी से खींचेगा ये अंदर वाला। ठीक है, जिससे इसका साइज क्या होता है? छोटा होता रहता है। ठीक, तो इसी को बोलते हैं हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये आपने पढ़ा भी होगा कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटम का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियस में वो बढ़ता है, और बढ़ने से क्या होता है, उसमें जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर ज़्यादा खींचता है, जिससे उसका साइज क्या होता है? छोटा, यानी उसका आकार जो होता है छोटे होने लग जाता है। ठीक है, इसको ही लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो यही मैंने लिखा है, दी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में बी डिफाइंड एज द डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, यानी उनकी रेडियाई कम हो रही है। रेडियाई का मतलब साइज छोटा हो रहा है। ठीक है, ऑफ लेंथेनाइड विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक बढ़ने से उसके बीच में जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ता रहेगा। ठीक है, द रेगुलर डिक्रीज इन द साइज, जो ये
साइज डिक्रीज हो रहा है ऑफ द एटम एंड विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसी को लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर देखो, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है आपका, न्यूक्लियर चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस का है वो बढ़ता है, और सील्डिंग इफेक्ट जो होता है एफ ब्लॉक का वो कम होता है। अब सील्डिंग इफेक्ट क्या होता है इसको भी समझ लो। जैसे मान लो ये आपका सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, फिर ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है ना, 3 है, तो ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो है, अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा होगा। ठीक है, मगर अगर उससे पहले एफ ऑर्बिटल है यहाँ पे, तो एफ ऑर्बिटल का जो सील्डिंग इफेक्ट होता है ना बहुत कम होता है। सील्डिंग इफेक्ट मतलब ये सील्ड नहीं कर पाता, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को नहीं बचा पाता। जो पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर वाले तक ईजिली चला जाता है। अगर मान लो यहीं पे एस वाली ऑर्बिट आ गई तो उसका सील्डिंग इफेक्ट कम ज़्यादा होता है। तो यानी ये पॉजिटिव वाला जो यहाँ से जा रहा होगा ना, इसको यहाँ पे बीच में एक तरीके से क्या करेगा, सील्ड करने की तरह काम करेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज को बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक नहीं जाने देगा। ठीक है, यानी थोड़ा उसको प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं सील्डिंग इफेक्ट। तो एफ ब्लॉक इस वाले में ये जो एफ ब्लॉक वालों में क्या होता है, इससे पहले एफ आती है, और एफ वालों का सील्डिंग इफेक्ट कम होता है, वो कम पॉजिटिव चार्ज को रोक पाते हैं। तो इससे क्या होता है, साइज इसका और छोटा हो जाता है। ठीक है, तो एफ ब्लॉक क्या होता है, सेंटर के न्यूक्लियस को एक तरीके से सेंटर के चार्ज को आउटर वाले चार्ज तक जाने से कम रोक पाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, और ज़्यादा फोर्स लगेगा और पास आ जाएगा। तो ये आपको इसके अंदर लिखना है। ऐसे हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे कि परमाणु क्रमांक के बढ़ने पर, यानी जैसे जैसे परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो त्रिज्या परमाणु त्रिज्या आयनिक त्रिज्या कम घटती है। ठीक है, जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ने पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर जाए, सेंटर की ओर जाएंगे, जिससे एटम का साइज जो होगा छोटा होना जाएगा। ठीक है, घटती है परमाणु क्रमांक के बढ़ने के कारण होने वाले संकुचन को लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक के बढ़ने से जो साइज छोटा हो रहा है, आकार छोटा हो रहा है, उसी को लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। और जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो नाभिकीय आवेश बढ़ता है। क्या बढ़ता है, नाभिकीय आवेश, नाभिक में आवेश बढ़ता है, जिसके कारण बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है। ठीक है, और वो पास आ जाता है। अब क्योंकि इसके आगे एफ ऑर्बिटल भी आती है, मगर ये इसकी जो पावर होती है एक तरीके से वो कम होती है रोकने की, तो आपका जो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे चला जाता है और उससे साइज छोटा हो जाता है। ठीक है, देखो एफ ब्लॉक का सील्डिंग इफेक्ट यानी परीक्षण प्रभाव कम होता है, अतः नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे परमाणु का साइज छोटा हो जाता है। ठीक, अब जो डी ब्लॉक है ना उसमें आपका थ्योरी है ज़्यादा। ठीक है, और इसको आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं, और ये आपके एग्जाम में आना ही आना है, तो इसको अच्छे से आप पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि यहाँ पे जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं रंगीन आयन बनाते हैं, यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं कलर्ड आयन बनाते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका जो आंसर होगा आपका, ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ आपको कि डी ब्लॉक के अंदर ना आपका ज़्यादातर के आंसर एक ही होता है। ठीक है, क्या, जैसे कि डी ब्लॉक के अंदर या एफ ब्लॉक के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसको हिंदी में बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जैसे आपको पता है कि डी ब्लॉक वाले में होती हैं वो कितनी ऑर्बिट होती हैं, 5, 1 2 3 4, कितनी ऑर्बिट होती हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिट होती हैं। ठीक है, अगर 5 ऑर्बिट, इसको फुल फील्ड और हाफ फील्ड कब बोलेंगे, या तो इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आ जाए सब पे, एक ये, तो इसको हम बोलते हैं हाफ फील्ड, यानी ये स्टेबल स्थायी होती है अगर एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए। और अगर मान लो इसके अंदर 2 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, तब भी ये स्टेबल होता है, यानी फुल फील्ड होता है। क्या होता है, फुल फील्ड होता है और स्टेबल होता है। ठीक है, अगर मान लो इसके अंदर इस तरीके से आ गए, अगर इनमें मान लो एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए,
ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये सब अनपेयर्ड है। क्यों? एक ऑर्बिट में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, कितना आने चाहिए? 2। ठीक, तो ये सारे अनपेयर्ड है अभी आपके। तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर बहुत पाया जाता है, यानी कभी कभी 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 4 आएगा, 5 वाला तो हाफ फील्ड हो जाएगा, कभी 6 होंगे उनके अंदर, 7 होंगे, है ना। तो इसी हिसाब से उनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, यानी ऑर्बिट पूरी न भरे होने की वजह से, ये क्या क्या शो करते हैं? एक तो आपका रंग शो करते हैं, यानी रंगीन होते हैं, यानी कलर्ड शो करते हैं। मैग्नेटिक नेचर यानी चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा ना, आप देखोगे ज़्यादातर में यही आंसर होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी डी ऑर्बिटल जो होती है पूरी पूरी नहीं भरी होती है इसमें, किसी में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, किसी में 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, है ना। ये सारे अनपेयर्ड होंगे इस तरीके से। तो देखो इसका आंसर भी वही लिखना है आपको। डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं, जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, फॉर्म कलर्ड आयन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये यानी इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जिसको हिंदी में मीडियम में बोलेंगे, मतलब हिंदी में बोलेंगे, इनमें क्या पाए जाते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण यह कलर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यही आपको याद रखना। जो आपका एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आया था ना, उसमें भी यही लिखा था। ठीक, आप एक लाइन में आप इतना भी लिख सकते हो। अब मैंने इसमें थोड़ा सा ये बताया है कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण यहाँ पे रंग कलर कैसे आते हैं, है ना। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसके अंदर कलर कैसे आते हैं? मान लो ये डी ऑर्बिटल बनाता हूँ मैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 ऑर्बिटल होती हैं डी में। अगर सपोज इसमें मान लो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऐसे, या 4 ही ले लेते हैं। ठीक है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, युग्मित नहीं है, मतलब 2 नहीं है इनके अंदर, है ना। तो अभी क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे होता क्या है, अगर इसको मान लो कहीं इसको एनर्जी मिली, यहाँ से क्या मिली? एनर्जी, यानी आपने इसके ऊपर लाइट डाल दी सपोज। ठीक है, तो होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके आगे शिफ्ट होते हैं। कहाँ होते हैं? आगे शिफ्ट होते हैं। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, ठीक, उसके कारण क्या होता है, ये क्या करते हैं, यहाँ पे कलर शो करते हैं। क्या करते हैं? कलर शो करते हैं, आयन प्रदर्शित करते हैं। वो भी कैसे? इनसे लाइट निकलती है, कलर, अलग अलग कलर निकलते हैं। हर एटम में अलग अलग कलर निकलेगा आपका। तो इसको बोलते हैं हम डी डी ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं? डी डी ट्रांजिशन। डी डी मतलब डी ब्लॉक के अंदर ही एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जा रहे हैं। ये पूरा डी ब्लॉक है ना आपका, तो इसी के अंदर क्या कर रहा है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन आगे चला गया, ये वाला आगे चला गया, ये वाला यहाँ चला गया। ठीक है, तो यानी डी के अंदर ही एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जा रहे हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम डी डी ट्रांजिशन। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं डी डी संक्रमण। इसके कारण ही एक कलर प्रदर्शित करते हैं, यानी रंगीन होते हैं। व्हेन डी डी ट्रांजिशन मेटल गेट एनर्जी, जब उसका एनर्जी मिलती है, दी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दी लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल मूव टू हायर एनर्जी लेवल, जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है, डी ऑर्बिटल होती है ना, तो उसमें जो लो एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन होगा वो इसके अंदर हाई एनर्जी लेवल में चला जाएगा। ठीक है, और शो करता है डी डी ट्रांजिशन। इसी के कारण आपके कलर शो होते हैं। ठीक है, हिंदी में भी यही लिखा हुआ है, डी ब्लॉक तत्व उन संक्रमण तत्वों को कहा जाता है जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण यह कलर आयन बनाते हैं। ठीक है, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या करते हैं? कलर आयन बनाते हैं। जब ऊर्जा किसी धातु पर पड़ती है तो धातु के निम्न ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले डी ऑर्बिटल में चले जाते हैं, जिसको डी डी संगमन प्रतिक्रिया कहते हैं, और ये रंगीन आयन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अभी जो है मैं आपको ये शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, जब मैं इसको डीप में पढ़ाऊँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा कैसे डी डी ट्रांजिशन होता है। ठीक है, अभी मैंने बिना डायग्राम बिना उसके आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं समझाने बैठ गया तो बहुत लंबी वीडियोस हो जाएगी। ठीक है, आपको केवल जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि कैलकुलेट करना है आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है आपको। किसका? कॉपर 2+ का। किसका? कॉपर +2 का निकालना है आपको। ठीक है,
और कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 29। तो कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक मोमेंट आपको दिखाता हूँ। तो जैसे आपने देखा था कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है 29, कितना होता है 29, ठीक है। अब जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे ना तो इस तरीके से बनेगा ये ऑर्गन 3d9 4s2 रहा होगा, ठीक है। अब इसमें कॉपर +2 जब आएगा तो +2 का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, तो लास्ट में केवल क्या बचेगा 3d9। तो इस तरीके से 3d9 हमने यहाँ पे लिखा हुआ। Cu+2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का कितना होगा 3d9। अगर मैं इनको भरूँ तो डी ऑर्बिटल में कैसे भरूँगा इसको, 1 2 3 4 5 ऑर्बिट होगी, 9 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे, पहले 1 भरेंगे, फिर 2 भरेंगे, फिर 3 4 5, फिर 6 7 8 9, यहाँ तक भर गए। एक इसमें अयुग्मित रह गया, अनपेयर्ड रह गया, जो मैं अभी बता रहा था पीछे, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन रह गए इसमें अनपेयर्ड, 1, तो n की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे कितनी होगी 1 रह जाएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाओगे आप, ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का। तो n यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे क्या करोगे इस तरीके से n की जगह 1 रखो, फिर n की जगह 1 रखो +2, तो कितना हो जाएगा 1 और 2 + 1 यानी 3। तो कितना आएगा इसका आंसर, देखो √3 की जो वैल्यू होती है ना वो होती है, √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.732। बोर मैग्नेट्रॉन इसकी यूनिट होती है, BM जो होती है इसकी यूनिट होती है, मात्रक जिसको बोलते हैं। तो लास्ट में लिखना जरूरी है। तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। n आपको निकालना है, इनके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दोनों में डिफरेंस, इसको मैं अभी लास्ट में कराता हूँ, ठीक है। उससे पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी यहाँ पे देखो ये भी इस बार से ही क्वेश्चन, देखो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन जो है इसी बार से आ रहे हैं, पहले नहीं आते थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डी ब्लॉक के बारे में लिखा हुआ है ना, यहाँ पे पैराग्राफ में लिखा हुआ है, आपको इनके आंसर देने। फिर ऐसा नहीं कि आपको यहीं से उतार के लिखना है, ये आपके क्वेश्चन देखो अलग पूछे जाता है कुछ, कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण तत्व किसको बोलते हैं, और इनको संक्रमण तत्व क्यों बोला जाता है। पहले तो आपको ये बताना है कि किनको बोला जाता है और उनको बोला क्यों जाता है, वो भी बताना है रीजन, ठीक है। तो देखते हैं। तो पहले यहाँ पे है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला जाता है इनको। देखो डी ब्लॉक जो होता है ना वो एस और पी के बीच में पड़ता है, आपने देखा होगा। तो पीरियोडिक टेबल ऐसे होगी, देखो ऐसे 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 होती है। तो इधर तो होते हैं आपके एस ब्लॉक, इधर होता है पी ब्लॉक, और बीच में होता है डी, ठीक है। और फिर यहाँ नीचे होते हैं एफ, यहाँ नीचे अलग से एफ होता है, ठीक है। तो यानी जो आपका डी ब्लॉक है वो कहाँ पड़ता है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में पड़ता है, ठीक है। इसलिए ही इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। तो ये तो हो गया ट्रांजिशन एलिमेंट किनको बोलते हैं, ठीक है। अब उसका रीज़न है कि क्यों बोला जाता है। तो जो एस और पी के बीच में पड़ते हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, पहला वन। अब इसको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो है ना, एक तो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच की होती है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में ये इनकी प्रॉपर्टी पाई जाती है ना, बीच में इनकी प्रॉपर्टी होती है, तो इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये शो भी करते हैं क्या, बिहेवियर इन केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी जैसे ऑक्सीडेशन है ना, आपका मैग्नेटिक नेचर, ये सब प्रॉपर्टी ये शो करते हैं। तो इसलिए भी इनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। तो इनकी प्रॉपर्टी जो होती है एस और पी के बीच पाई जाती है, तो इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो ये एक चीज़ है वो मिस हो गया है यहाँ पे, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं ये लिखना भूल गया इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले ये लिखेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, कि जो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण यानी ट्रांजिशन का मतलब संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है, ठीक है। अब इसका रीज़न यानी क्यों बोला जाता है,
क्योंकि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनके जो गुण होते हैं, क्या होते हैं, गुण यानी प्रॉपर्टीज़, किन किन के बीच, एस और पी वालों की प्रॉपर्टीज़ के जो इन दोनों के जो गुण होते हैं उनके बीच के पाए जाते हैं इनके गुण, है ना, उनके बीच के इंटरमीडिएट होते हैं इनके गुण जो होते हैं, एस ब्लॉक के और डी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच पाए जाते हैं, इसलिए इनको ट्रांजिशन यानी संगमन तत्व कहा जाता है। और ये बहुत सारी आपकी क्या होती हैं प्रॉपर्टीज शो भी करते हैं, जैसे आपकी ऑक्सीडेशन हो गया, मैग्नेटिक नेचर हो गया, कलर्ड आयन शो करते हैं, ठीक है। तो दे शो ट्रांजिशनल बिहेवियर भी ये शो करते हैं, यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको यहाँ पे क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो ये तो क्वेश्चन आपके 11 से ही आने में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखते हैं, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, 24। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो वैसा होता क्या है, यहाँ पे 4s2 होना चाहिए लास्ट में और 3d4 होता है, मगर मैंने आपको बताया कि डी के अंदर क्या होती हैं, 5 ऑर्बिट होती हैं, ठीक है। अगर सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा तो ये स्टेबल हो जाता है, क्या होता है, स्टेबल। मगर इस केस में यहाँ पे डी में 4th है। अब ये क्या करता है, देखो इसको स्टेबल होने के लिए, नहीं स्थायी होने के लिए, स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करता है, एस से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता था, क्या लेता है, एक एक्स से एक इलेक्ट्रॉन लेता है, फिर जिससे डी में 5 हो जाते हैं, ठीक है। डी में कितने हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं इस हिसाब से। तो इसलिए इसका पूछा जाता है। ऐसे ही कॉपर में भी होगा, यहाँ पे ना 4s2 होता था, अब ये इसके पास होते थे 3d9, कितने होते हैं, 9, और ये होता है 4s2। तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसमें देता है, तो ये 3d10 हो जाता है आपका, ठीक है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपका, किसका, कॉपर का। तो कॉपर का यहाँ पे करा हुआ है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, है ना। यहाँ पे पहले 2 थे, 2 में से एक इधर चला गया तो 1 बचा, और डी में 9 थे और 10 हो गया, क्योंकि ये फुल फील्ड हो रहा है। कितना हो रहा है, फुल फील्ड। जैसे मान लो 9 थे पहले, ये 5 हो गए, 6 7 8 9। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना फुल होने के लिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन बगल वाले से ले लेगा, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी देखो एसर्शन रीजन वाला एक क्वेश्चन आया था। तो इसमें क्या था आपका कि क्रोमियम जो होता है ना उसकी ऑक्सीकरण अवस्था यानी +6 होती है, यानी जो अभी हमने क्रोमियम का बनाया था ना उसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है उसकी मैक्सिमम होती है, ठीक है। ये पॉइंट तो सही है। क्रोमियम के NS और N-1D कक्षों में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ये भी सही है। देखो अभी हमने वो बनाया था ना, तो आपने देखा था 4s1 और 3d5 आया था लास्ट में, तो यानी कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसी के कारण तो ये 6 के 6 अगर डोनेट कर देगा तो क्या बन जाएगा, +6 बन जाएगा आपका। तो यानी इसके दोनों ही ऑप्शन सही हैं, ए और बी। तो यानी पहला वाला ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि जो M+2 है, इसका आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसमें M मतलब 27 इलेक्ट्रॉन है, कितने, 27। तो पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 27 का, और देखेंगे उसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो चेक करते हैं। तो देखो 27 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये बनेगा 3d7 4s2 बनेगा लास्ट में। अब M+2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो डी में कितने बचे, 7। अब डी में 7 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे, है ना। पहले 7 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो हो गए 5, फिर ये भरा 6, फिर ये भरा 7, तो कितने इलेक्ट्रॉन रह गए एन पे, 3। तो एन की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 3। अब हम इसको फॉर्मूले में रख देंगे, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा N+2। तो यहाँ पे n की जगह कितना रख देंगे, 3, 3 + 2 यानी 5। तो ये कितना हो जाएगा, 3
और 3 2 यानी 5, तो कितना हो गए 5 × 15, कितना हो गया 15, और 15 को क्या लिखेंगे हम 3.87, 3.87 और बी एम लिख देंगे, ऐसे क्या लिखेंगे बी एम लिख देंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ एलॉय, यानी मिश्र धातु क्या होती हैं। नेम एन एलॉय, यानी उस एलॉय का नाम लिखना है आपको, यानी उस मिश्र धातु का नाम लिखना है जिसके अंदर लैंथेनॉइड मेटल होता है, यानी लैंथेनॉइड धातु से वो बना होता है। ठीक है, यानी सबसे पहले आपको ये बताना है कि एलॉय यानी मिश्र धातु क्या होती हैं, और एक ऐसा धातु का नाम लिखना है, यानी एक ऐसा मेटल का नाम लिखना है जो जिसके अंदर क्या होती है लैंथेनॉइड मिक्स होता है। ठीक, तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो एलॉय की डेफिनेशन क्या होता है। एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ये क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर, जिसको हिंदी में बोलते हैं सम्मांग मिश्रण होता है। ये क्या होता है सम्मांग मिश्रण। ठीक है, मिश्र लिखा हुआ मैंने, मिश्रण होगा। ठीक, तो सम्मांग मिश्रण होता है ये दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक मेटल आपस में क्या होता है कंबाइन होते हैं, यानी दो मेटल आपस में क्या हो रहे हैं कंबाइन हो रहे हैं, जब आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, और किस तरीके से मिल रही हैं होमोजीनियसली मिल रहे हैं, होमोजीनियस पूरी तरह मिल रहे हैं, सम्मांग तरीके से मिल रहे हैं, यानी जो मिक्सचर हो रहा है सम्मांग होता है। होमोजीनियस क्या होता है जैसे पानी में आप चीनी मिला दो, है ना, तो पूरी तरह घुल जाता है, उस तरीके से सॉल्यूशन होता है, उसे होमोजीनियस बोलते हैं। तो यानी इस तरीके से ही मिक्सचर होगा क्या कि पूरी तरह घुल जाए जो, ठीक है, मिल जाए आपस में, तो इसी को हम एलॉय बोलते हैं। एलॉय इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, यानी मेटल और नॉन मेटल का जो कॉम्बिनेशन होता है, यानी दो या दो से अधिक धातुओं या अधातुओं के सम्मांग मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है ये। अगला उस धातु का नाम लिखना है, तो उसको बोलते हैं मिश्र धातु, यानी मिश्र मेटल। ठीक है, मिश्र मेटल उस मेटल का नाम है, और इसके अंदर क्या होता है 95% तो लैंथेनॉइड होता है, 5% आयरन होता है, फिर सिलिकॉन, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम ये भी मिक्स होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये सब होता है इसके अंदर। बाकी इसका प्रोडक्शन होता है गोलियां बनाने में, मतलब बुलेट्स बनाने में, लाइटर फ्लिंक्स बनाने में। ठीक है, तो यानी इसका यूज़ होता है जो आपका गोलियां बनाने में, लाइटर में यूज़ होता है इसका उपयोग। ये मैं यहाँ पर लिखना भूल गया। ठीक है, तो इसको सही कर लेना, किसमें लाइटर में भी इसका यूज़ होता है। तो फिर से एक क्वेश्चन आ गया, देखो एक और क्वेश्चन पैराग्राफ से आ गए एफ ब्लॉक के। ठीक है, तो आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है जिसमें लैंथेनॉइड के बारे में बताया गया है। ठीक, और इस पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन लिखने हैं, क्वेश्चन दे के उनके आंसर लिखने हैं। नेम ए मेंबर ऑफ लैंथेनॉइड सीरीज विच एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी लैंथेनॉइड सीरीज में उस मेटल का नाम लिखना है जो +4 ऑक्सीडेशन शो करता है। ठीक है, पहला पॉइंट। जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो हाई मेल्टिंग पॉइंट को शो करते हैं, दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा है कि जो सेकंड और थर्ड रो होती है ट्रांजिशन एलिमेंट की सेकंड और थर्ड रो जो होती है रिजेंबल होती है ईच अदर। ठीक है, मोर देन दे रिजेंबल इन द फर्स्ट रो। ठीक, यानी संक्रमण तत्व की दूसरी और तीसरी पंक्तियां पहली पंक्ति की तुलना में एक दूसरे से अधिक मिलती जुलती है। यानी जैसे आपकी होती है ना ट्रांजिशन सीरीज होती है, मान लो पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये इन दोनों की जो प्रॉपर्टी होती है, यानी ट्रांजिशन होता है वो ज़्यादा पाया जाता है इसमें, जबकि एफ ब्लॉक के साथ ये पहले वाले के साथ क्या होता है कम पाया जाता है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको दिखाता हूँ। तो पहले का आंसर है आपका सीरियम। ठीक है, जिसका 58 होता है, तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है आपका। तो इस तरीके से क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ना कि वो उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होते हैं, क्यों होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब हिंदी में बोलते हैं संक्रमण तत्व। ठीक है, तो उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, यानी उच्च गलनांक क्यों होता है, तो उसका रीज़न है मेटेलिक बॉन्ड। क्या है मेटेलिक बॉन्ड, यानी धात्विक आमंद यानी मेटेलिक बॉन्ड जो होते हैं
इसके कारण ही उनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी उच्च गलनांक होता है। ठीक, मेटेलिक बॉन्ड क्यों बनते हैं इसके अंदर? क्योंकि इसके अंदर होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो हमने पहले भी पढ़ाई की है ना, पढ़ा है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके अंदर, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके कारण ही इनके अंदर मेटेलिक बॉन्ड बनता है, धात्विक आबंध बनता है, जिससे इनके गलनांक को उतना, यानी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है उच्च हो जाता है। ठीक है, तो ये रीज़न आपको इसमें लिखना है कि मेटेलिक बॉन्ड की वजह से ही इसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। और मेटेलिक बॉन्ड क्यों बनता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण बनता है। ठीक है, यानी जो संक्रमण तत्व है उनके गलनांक उच्च होते हैं, क्योंकि इनके बीच में धात्विक आबंध पाया जाता है। और धात्विक आबंध किनके कारण बनता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स के कारण बनता है आपका। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि जैसे आपकी पीरियोडिक टेबल देखी होगी अपनी, है ना, इस तरीके से पीरियोडिक टेबल होती है, इस तरीके से। तो इसमें इसको बोलते हैं हम फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। ठीक है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इसमें बोला गया है कि जो आपकी सेकंड और थर्ड रो है ना, इनकी प्रॉपर्टी आपस में ज़्यादा मैच होती है, यानी ये दोनों आपस में ज़्यादा रिजेंबल्स होते हैं। ठीक है, रिजेंबल होते हैं कंपेयर टू फर्स्ट वाले के। तो ऐसा क्यों होता है? यानी इन दोनों आपस में, ये दोनों आपस में क्या है, मिलते जुलते हैं, जबकि ये कंपेयर टू पहले वाले के। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका रीज़न आपको लिखना है। तो इसका रीज़न जो है यही है कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं लैंथेनॉइड संकुचन। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही जो सेकंड और थर्ड रो होती हैं वो आपस में रिजेंबल होती है। ठीक है, कंपेयर टू फर्स्ट रो। तो यहाँ पे भी ये लिखना है आपको कि संक्रमण तत्वों की दूसरी और तीसरी पंक्तियाँ लैंथेनॉइड संकुचन के कारण पहली पंक्ति की तुलना में एक दूसरे से अधिक मिलती जुलती है। ठीक है, जिसके कारण दूसरी और तीसरी पंक्तियों के परमाणु आकार समान होते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे आपको लिखना है कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसकी वजह से जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सेकंड और थर्ड वालों, आप जो सेकंड और थर्ड वाले होते हैं वो आपस में ज़्यादा डिसेंबल होते हैं। ठीक है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण, जिसके कारण क्या होता है, सेकंड और थर्ड वालों के जो क्या होते हैं, साइज जो होते हैं वो सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसके अंदर लिखना है, मेन है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये याद रखना है इसके अंदर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है आपका कि आपको कंपेयर करना है, क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, किस किस को, एक्टिनॉइड और लैंथेनॉइड, यानी आपको कंपेयर करना है, कंपेयर द केमिस्ट्री ऑफ द एक्टिनॉइड्स और लैंथेनॉइड्स। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ आपको कंपेयर करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ऑक्सीडेशन और केमिकल रिएक्टिविटी, है ना, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था और रासायनिक अभिक्रिया। ये चीज़ें आपस में आपको क्या करना है, कंपेयर करनी है इसके। ठीक है, किस किस की, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज की रसायन तुलना करनी है आपको। ठीक है, यानी केमिस्ट्री, कंपेयर दी केमिस्ट्री, इनकी क्या करनी है, कंपेयर करनी है। तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले हम कंपेयर करेंगे दोनों की क्या, ऑक्सीकरण अवस्था, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट, किस किस की, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की। तो पहले हम देखते हैं लैंथेनॉइड। लैंथेनॉइड जो है ये +2, +3, +4 ये ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ठीक है, करता तो और भी है मगर ये क्या है, सीमित है आपकी। जिसमें से सबसे ज़्यादा जो प्रदर्शित करता है वो है +3, यानी ये मोस्टली ये शो करता ही करता है ये। ठीक है, लैंथेनॉइड। तो एक तो आपको पॉइंट ये याद रखना है। एक्टिनॉइड में क्या रखना है आपको, ये बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करते हैं, शो करते हैं। इसकी भी कॉमन जो है वो +3 है, क्या है, +3। बाकी ये +4, +5, +6 ये भी शो करता है। ठीक है, तो एक चीज़ आपको ये याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि एक से अधिक क्या करता है, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, क्योंकि इनकी उपकोषों की संख्या, ऊर्जा अंतर अधिक होता है, यानी जो इसमें एनर्जी का जो गैप होता है वो कम होता है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा क्या करते हैं, वेरिएबल, एक तरीके से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कौन, एक्टिनॉइड वाले। ठीक है, तो इसका आंसर आपको ये लिखना है। तो पहला हो गया यानी ऑक्सीडेशन स्टेट,
तो दोनों की आपको याद रखनी है। +3 ये भी शो करता है ज़्यादा, +3 ये भी मोस्टली जो है मतलब एक तरीके से कॉमन स्टेट मतलब जो ज़्यादातर ये शो करते हैं, ठीक है। तो +3 शो करते हैं दोनों, बाकी ये भी शो करते हैं, ठीक है। अगली चीज़ जो इसमें पूछा गया था, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपका, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। तो लैंथेनॉइड वालों का जो है वो ये इस तरीके से होता है, ठीक है, और एक्टेनॉइड वालों का जो है वो ये होता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है। तो दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको यही लिख के आना है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये तो आपको डायरेक्ट याद कर लेना, इसमें कुछ है नहीं समझाने के लिए। तो 2 हो गए आपके, एक ये पूछा था, एक ये पूछा था, ठीक है, दोनों हो गए। अगला पार्ट जो है आपके पास की रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं लैंथेनॉइड की। तो लैंथेनॉइड में क्या होता है, जैसे लैंथेनॉइड की ये आप टेबल देखोगे, यहाँ से लैंथेनॉइड स्टार्ट होंगे, है ना। तो स्टार्टिंग वाले जो होते हैं ना कि वो मोर रिएक्टिव होते हैं, वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। ज़्यादा कितने रिएक्टिव होते हैं, कैल्शियम से आप उसको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। यानी कैल्शियम की तरह क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं, कैल्शियम की तरह रिएक्टिव होते हैं वो स्टार्टिंग वाले, ठीक है। मगर उसके बाद जैसे जैसे आप उसके आगे जाते हो, वहाँ से आगे जाते हो, तो फिर उनकी रिएक्टिविटी कम होने लग जाती है, ठीक है। और वो किस तरह से बिहेव करते हैं, एल्यूमिनियम की तरह, एल्यूमिनियम की तरह उनकी प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है। किस तरह, एल्यूमिनियम की तरह। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है एक्टोनाइट। एक्टोनाइट जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, यानी बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं ये, ठीक है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना, ये रेडियो एक्टिव होते हैं, यानी रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपने सुना होगा, ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होता है, ठीक है। अगला ये ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड इस जो होते हैं इसके बेसिक होते हैं, यानी इसके अगर आप ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाओगे ना, वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। यानी एक्टेनॉइड के अगर आप ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन उसमें ऐड करोगे या हाइड्रोक्साइड OH ग्रुप अगर उसके अंदर आएगा, तो वो कैसे होंगे, बेसिक नेचर के होंगे, यानी क्षारीय होंगे, ठीक है। तो ये आपको याद करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संक्रमण जो धातुओं के अभिलक्षण क्या है, यानी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल। जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। उसका जो सेकंड पार्ट है कि कौन से तत्व संक्रमण तत्व नहीं कहे जाते हैं, यानी ऐसे कौन से एलिमेंट है डी ब्लॉक के अंदर जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं, ठीक है, यानी संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। और संक्रमण धातु अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय क्यों होते हैं, यानी ये पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं ये, ठीक है। तो इंग्लिश में ये क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके आंसर देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, विशेषताएं। तो ये सारे जो डी ब्लॉक वाले यानी ट्रांजिशन एलिमेंट जो हैं हमारे, वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और उनकी हाई डेंसिटी होती है, यानी कठोर होते हैं और उच्च घनत्व होता है, पहला पॉइंट। दूसरा आपको ये याद रखना, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी उच्च गलनांक तथा क्वथनांक होते हैं, 2 पॉइंट। सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं ये, ठीक है, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये कलर आयन बनाते हैं, कलर आयन या कंपाउंड बनाते हैं, यानी रंगीन आयन और यौगिक बनाते हैं। ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं, यानी अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। आप इसके अंदर और भी लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हिंदी में जो बोलते हैं संकुल यौगिक बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आप इसके अंदर लिख सकते हो, और भी होती हैं, तो मैंने यहाँ पे 5 ही लिखे आप लोगों के, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछा था उसमें कि ऐसे कौन से एलिमेंट है डी ब्लॉक के अंदर जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये बहुत पूछा जाता है, इसको याद जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला पूछा था कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो पैरामैग्नेटिक नेचर क्यों शो करते हैं, यानी
अनुचुंबकीय क्यों होते हैं, ठीक है। तो इसका रीज़न मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। किसके? अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये क्या होते हैं? अनुचुंबकीय होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब ऑर्बिट में सिंगल एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, अनपेयर्ड इसी को तो बोलते हैं ना, अयुग्मित, एक इलेक्ट्रॉन होगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मान लो ऐसे घूमेगा, यहाँ पे रोटेट करेगा, है ना, सर्कुलर मोशन करेगा, तो ये यहाँ पे क्या बनाएगा? मैग्नेटिक मूवमेंट बनाएगा। क्या बनाएगा? मैग्नेटिक मूवमेंट बनाएगा, जिसके कारण यहाँ पे ये मैग्नेट की तरह काम करेगा। क्या करेगा? मैग्नेट की तरह बिहेव सो करेगा। अगर मान लो यहाँ पे दो हो गए, तो एक अगर मान लो क्लॉकवाइज बना रहा है तो दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी ख़त्म कर देंगे, और जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा यानी चुंबकीय आघूर्ण जो होगा वो आपका जीरो हो जाएगा, यानी यहाँ पे चुंबक नहीं बनेगा फिर वो, अगर दो इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो अगर ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन आ गए तो वहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण वो पूरा जीरो हो जाता है आपका, ठीक है। बाकी इसको आप पढ़ लेना डिटेल में, जब मैं इस चैप्टर को अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा ना तो वहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि जो सिल्वर होता है, सिल्वर परमाणु की मूल अवस्था में पूर्ण भरी डी ऑर्बिटल होती है, यानी जो सिल्वर होता है ना उसके पास पूरे 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि यह एक संक्रमण तत्व है? तो हम इसको संक्रमण तत्व क्यों बोलते हैं सिल्वर को, Ag को, ठीक है। यानी जो सिल्वर एटम है उसके पास पूरे 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी ग्राउंड स्टेट में, तो उसको तब भी हम ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर रखते हैं। तो क्यों? क्योंकि हमने देखा अभी जिंक कैडमियम है ना, उनके पास डी में कंप्लीट फील्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब भी हम उनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते थे, मगर इसको सिल्वर को हम बोलते हैं। तो ऐसा क्यों? तो देखते हैं इसका रीज़न। तो इसका रीज़न देखते हैं, ठीक है। तो आपका जो Ag होता है ना, Ag, अगर हम उसकी ग्राउंड स्टेट देखें, ग्राउंड मतलब मूल अवस्था उसकी देखें, ठीक है, तो उस समय उसमें होते हैं 4d10 और 5s1, ठीक है। और जब हम इसकी Ag प्लस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऑक्सीकरण अवस्था देखें, तो यहाँ पे 4d10 और s में जो होगा वो 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, ठीक है। अब जब हम इसकी Ag+2 स्टेट देखते हैं तो उसमें ये क्या करेगा, एक तो S से देगा और एक इलेक्ट्रॉन D से दे देगा, यानी 4d9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4d9। और आपको दिख रहा है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसमें D में 9 इलेक्ट्रॉन है। कितने? 9। और 9 इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं हमारे D में, अगर इसको कंप्लीट होना है यानी पूर्ण होना है तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, ठीक है। मगर ये क्या है? इनकम्प्लीट है, यानी अपूर्ण है, ठीक। तो इसलिए क्या होता है, इसको हम ट्रांजिशन यानी संक्रमण तत्व के अंदर रखते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट वही होते हैं जिनमें अपूर्ण कक्षाएं होती हैं डी ऑर्बिटल के अंदर, जो उसकी डी ऑर्बिटल होती है वो अपूर्ण होती है, ठीक है। तो इसलिए ही इसको क्या करते हैं, इसको भी हमने ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर रखा हुआ है, यानी संक्रमण तत्व के अंदर रखा है, ठीक है। क्योंकि ये +2 जब ऑक्सीडेशन शो करता है ना, ऑक्सीकरण जब शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन जब शो कर रहा है, उस समय ये इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है, ठीक है। इसलिए अगला क्वेश्चन जो है कि ये 12 वाला क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। इसका रीज़न मैंने इसका क्वेश्चन आंसर मैंने पहले ही बता दिया आपको। यानी ऐसे कौन से डी ब्लॉक के एलिमेंट है यानी तत्व हैं जो संक्रमण नहीं होते। तो मैंने अभी जिंक, कैडमियम, मरकरी लिखाया था ना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और रीज़न में ये लिखना है इसका, यानी कारण में ये लिखना है इसमें, क्योंकि इसमें पूर्ण यानी कंप्लीट डी ऑर्बिटल होती हैं। पूर्ण यानी कंप्लीट डी ऑर्बिटल होती है, कंप्लीट होती है पूरे 10 के 10 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनके अंदर भरे होते हैं, ठीक है। आप देखते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं। तो यहाँ पे ना एक तो कंपेयर वाला क्वेश्चन था आपका, और एक में ये पूछा था कि ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है। तो ये जो है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं उसका आंसर होगा जो कंपेयर वाला होगा ना। कंपेयर वाले का आंसर आप देख लेना एक बार, ठीक है, खुद से, क्योंकि मैंने इसमें नोट्स में नहीं लिखवाया है, ठीक। तो ये मैं
जो दोनों में क्या होता, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, उसका आंसर है ये। ठीक है, कंपेयर वाला आप देख लेना, है ना, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश कर लूँगा कि वहाँ पे उसको करवा दूँ। तो यहाँ पे देखते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण तत्व जिनको बोलते हैं, तो इनमें क्या होता है, डी ऑर्बिटल होती हैं। क्या होती हैं? डी ऑर्बिटल जो होती है आंशिक रूप से बड़ी होती हैं। तो ये आप बहुत बार पढ़ लिया आपने इसी के अंदर, यानी इसके अंदर जो क्या होती हैं, डी ऑर्बिटल जो होती हैं पार्शियली फील्ड होती हैं। क्या होती हैं? पार्शियली फील्ड होती है, यानी कुछ भरी होती हैं कुछ नहीं भरी होती हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, यानी संक्रमण तत्व बोलते हैं। ठीक, तो अगला पॉइंट है इसमें कि जो आपका जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं यानी आंतरिक संक्रमण तत्व, वो किनको बोलते हैं? जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड होते हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और इसमें जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है? एफ ऑर्बिटल में आता है। कहाँ आता है? एफ ऑर्बिटल में आता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? एफ में। डी वाले में कहाँ आता था? डी में आता था, है नी, ट्रांजिशन वाले में। तो वहाँ पे डी में आता था, यहाँ पे एफ में आएगा आपका। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आता है। और इसकी जो वैकेंट, इसमें जो वैकेंट होती है ना खाली, वो कौन सी होती है? एफ। और इसकी जो वैकेंट होती थी वो कौन सी होती थी? डी। कौन सी होती थी? डी। ठीक है, तो ये आपको इसके अंदर याद रखना है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है? एफ ऑर्बिटल में आता है। ठीक है, तथा आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक में स्थित होता है। और इसमें ये भी लिख सकते हो आप आगे एक लाइन कि जो इसकी रिक्त ऑर्बिटल होती है वो कौन सी होती है? एफ होती हैं। ठीक है, कौन सी होती है? एफ होती है, तभी तो अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ में आ रहा है। ठीक, इसमें जो होगी आपकी वैकेंट ऑर्बिटल्स कौन सी होती है? एफ वाली होती हैं, और ये एफ ब्लॉक में होता है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक, तो यहाँ पे आपके इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, है ना, वो मैंने करवा दिए हैं आप लोगों को। तो आप इन क्वेश्चनों को करिए, है ना। कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो कमेंट करना, मैं उस क्वेश्चन को डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है कि मैं यहाँ पे पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, तो केवल क्वेश्चन के जो आंसर है वही बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपको डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, जब हम इस चैप्टर को कभी डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर होगी। ठीक है, मतलब केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स में तो दूसरा चैप्टर होगा आपका। वैसे आपको क्या करना है, इनको रेगुलर देखते रहना है। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, क्योंकि पहली बार मैं इसके ऊपर ऐसी इस तरीके से वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है, तो कहीं कहीं गलती भी हो सकती है, तो आप उनको ज़रूर कमेंट करना कि कहाँ पे कुछ रह गया है। ठीक है, या कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो आप ज़रूर मेरे को कमेंट करके बता देना। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।